हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो है वो 6 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हम लोग यहाँ पे एक ऐसी घटना पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में किस तरीके से आती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ ली जाती है और साथ ही साथ पूछ लिया जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक का आखिर मात्रक क्या होता है या फिर विमा क्या होती है और स्वप्रेरण गुणांक को किससे लिखा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक ही टॉपिक यहाँ पे आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी क्या होता है। तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा, तभी ये वाला टॉपिक हमें यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो चलिए फिर बच्चों, आज के इस सेशन को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्वप्रेरण की क्या घटना होती है। देखो, हमें पता है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक कोई कुंडली है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई बच्चों क्या है, कुंडली। मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये कुंडली है और इस कुंडली में कोई एक धारा बह रही है, तो ये धारा बह रही है कितनी, आई। और मैंने बोला कि इस कुंडली में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग धारा को कम या ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक धारा है और वो कौन सी धारा है, वो हमारी मुख्य धारा है जो इसमें प्रवाहित हो रही है। और अगर हम लोग इस मुख्य धारा के मान में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, तो हमने क्या किया, इस मुख्य धारा के मान में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और जैसे ही इसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा फ्लक्स में परिवर्तन क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा बच्चों, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। फ्लक्स में क्या होगा बच्चों, परिवर्तन। तो जैसे ही हमने देखा कि मुख्य धारा में हम लोग परिवर्तन कर रहे थे तो फ्लक्स में भी क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा तो इस मुख्य धारा की विपरीत दिशा में एक और धारा जो है वो क्या होने लगी, बहने लगी। क्योंकि फ्लक्स क्या करता है, लेंज के नियम के अनुसार जो भी इसमें धारा बहेगी, जो फ्लक्स में परिवर्तन होने के बाद बहेगी, वो क्या करेगी, वो विरोध करेगी। किसका करेगी विरोध, फ्लक्स में परिवर्तन का। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन हुआ जिसके कारण एक जो है उसमें प्रेरित धारा बहने लगी। और अगर ये प्रेरित धारा बहने लगी तो ये जो पूरी की पूरी घटना हुई ना, इसी घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण का मतलब कि कुंडली के खुद के फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होने लगा, एक मुख्य धारा बहने लगी, एक मुख्य धारा बह रही थी जिसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। जब हम लोगों ने इसमें परिवर्तन किया तो इसकी उल्टी दिशा में एक और धारा बहने लगी और वो धारा हमारी कौन सी हो गई, प्रेरित धारा। ये पूरी जो घटना हुई ना, जो ये पूरी घटना हुई, इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो ये घटना है, इसका अलग से एक नाम दे दिया गया और इस घटना को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, स्वप्रेरण। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक, चलिए इसमें हम थोड़ा सा और चीज अभी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये हमने एक कुंडली बनाई, ठीक है, ये हमने एक कुंडली बना ली बच्चों, और अभी हमने क्या किया है, ये एक रिहोस्टेट लगा दिया हमने इसमें। ठीक, इसको रिहोस्टेट बोलते हैं, जो धारा के मान को क्या करता है बच्चों, घटाता और बढ़ाता है। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे पास एक धारा बह रही है इस तरीके से, और जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये धारा ना, मुख्य धारा हमारी इस दिशा में बह रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग धारा के मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमने क्या किया, धारा का मान बढ़ाया। और धारा का मान जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो हमारी प्रेरित विद्युत धारा है ना, ये धारा की विपरीत दिशा में बह रही है। इसको हम लोग कौन सी धारा बोलेंगे, प्रेरित धारा। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। लेकिन अगर हम लोग यही काम, यही जो हमने कुंडली बनाई थी, यही कुंडली अगर हम लोग कुछ ऐसे बनाएं और इस बार ये धारा का मान अगर हम लोग घटाने लगे, धारा का मान क्या कर दें, अगर हम लोग घटाना शुरू करें, अगर हम लोग धारा के मान को घटाएं
तो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी ना, वो धारा की क्या हो जाएगी, दिशा में, ये हमारी हो जाएगी प्रेरित धारा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है आखिर हमारा ये स्वप्रेरण की घटना। सिंपल सा कि जब किसी भी कुंडली में एक मुख्य धारा बहती है और उस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है जो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होती है। लेकिन अगर यहां पे नोट में लिखना है कि अगर हम लोग धारा के मान को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा और मुख्य धारा विपरीत दिशा में होती है, लेकिन अगर हम लोग धारा के मान को घटाते हैं तो प्रेरित धारा और मुख्य धारा हमारी एक ही दिशा में होती है। तो ये दोनों चित्र अगर आपने बना लिया है कॉपी में तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आप इस तरीके से ले सकते हैं, जितना भी मैंने आपको बताया है कि यदि कुंडली में धारा बढ़ाई जाती है तो मुख्य धारा विपरीत दिशा में होगी, और अगर कुंडली में धारा घटाई जाती है तो क्या होगा, प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक, वापस चलते हैं और अब हम लोग कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने स्वप्रेरण तो समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक आखिर क्या होता है। स्वप्रेरण हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम समझेंगे स्वप्रेरण गुणांक। देखो, हमें पता है कि हमारे पास ये कुंडली है और इस कुंडली में कोई धारा बह रही है और उस धारा को हमने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है सर धारा का नाम आपने? उस धारा का नाम आपने दिया सर आई। और हमने मान लिया कि इस कुंडली में n फेरे हैं। कितने फेरे हैं कुंडली में? n फेरे। तो हमने लिख लिया कि भाई इसमें n फेरे हैं और एक फेरे से जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है भाई? एक फेरे से जो धारा बह रही है वो आई बह रही है, दूसरे फेरे से भी जो बह रही है वो भी हमारी आई बह रही है। लेकिन एक फेरे में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो फाई बी है। फ्लक्स में परिवर्तन को हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लक्स में परिवर्तन, इसको क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? फाई बी। लेकिन अगर हम लोग ये माने कि इसमें टोटल जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं या टोटल जो हमारे फेरे हैं वो कितने हैं? वो n है। तो हम यहां लिखेंगे कि कुल फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन ये क्या होगा? कुल फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा ना वो n फाई होगा। तो उसको हमने क्या लिख दिया? n फाई, और इसको b लिख दिया। b मतलब ये विद्युत के लिए नहीं लिख रहे हैं हम लोग, किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स है। तो जो कुल फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? विद्युत धारा के। किसके होता है? विद्युत धारा के। तो ये हमने क्या लिख दिया बच्चों? यहां पर हो गई हमारी विद्युत धारा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब अगर कभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो जाहिर सी बात है कोई एक नियतांक आएगा। तो मेरे लाल हमने यहां पे क्या लिख दिया? एक नियतांक लिख दिया, और वो नियतांक का मान क्या, वो क्या हो गया? हमारा आई हो गया। पता यहां तक आप लोगों को कोई समस्या हुई? बड़ी आसानी से हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझ लिया है, बहुत आसानी से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से L का मान निकालें तो क्या आएगा? n फाई b, और बटे में क्या आएगा? I। बात समझ में आ गई? तो जहाँ हमारा जो L है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? इसे L को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब एग्जाम में जब ये स्वप्रेरण गुणांक आएगा, है ना, तो इसका विमा भी लिखनी पड़ेगी हमें, इसकी मात्रा, इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। तो परिभाषा हम लिख देते हैं स्वप्रेरण गुणांक की। देखो जरा गौर फरमाना, यहाँ पे मान लीजिए कि I का मान 1 एम्पियर हो, तब क्या होगा? तब n फाई b जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फिर वो L के बराबर हो जाएगा। बोलो यहां तक क्या बात समझ में आ गई? कि अगर धारा का मान 1 एम्पियर हो, आप यहां एम्पियर भी लिख लेना, 1 एम्पियर हो, तो जो हमारा n फाई b होगा वो L के बराबर होगा। करेक्ट ना? तो परिभाषा क्या बनी? तो परिभाषा क्या बनी बच्चों? परिभाषा यह बनी कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, एकांक मतलब
1 एम्पियर एकांक हो तब उसमें उत्पन्न कुल फ्लक्स ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। बताओ ये बात समझ में आ गई? कुछ था इसमें? कितना आसानी से बता दिया गया ना कि भाई L किसके बराबर हो जाएगा? जब N5B, जब I ना 1 एम्पियर होगा तो N5B L के बराबर होगा। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो उसमें उत्पन्न कुल फ्लक्स जो होगा वो स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने यहां तक बता दिया। चलिए इसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, किसी कुंडली में अगर N फेरे हैं और कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi है, तो कुल फ्लक्स क्या होगा? N5B होगा, जो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब N5B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा, और जब इसको हटाएंगे तो वहां पर आ जाएगा हमारे पास L। ठीक, जहां L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये बात हमने लिख लिया, और इस तरीके से हमने यहां पर प्रूव भी कर दिया कि यदि I बराबर हमारे पास 1 हो तो ये हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये हमने देखो भाई परिभाषा भी बना दी। अब मुझे बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को कोई भी समस्या हुई? मुझे तो नहीं लगता कि हुई होगी। चलिए जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हाँ, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसकी ना दूसरी परिभाषा बनाते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखो, आपको लिखना पड़ेगा कि आप जानते हैं। क्या जानते हैं? हमने लिखा कि भाई हम जानते हैं। और क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं कि वैद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, वैद्युत वाहक बल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम के अनुसार वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है कौन? हमारा फ्लक्स। ठीक, आ गई बात समझ में? चलिए, और साथ ही साथ आपने अभी एक चीज और भी पढ़ रखी है कि भाई अगर हम N5B की वैल्यू को निकालें, N5B की वैल्यू को निकालें तो वो होगा Li के बराबर, है ना? अभी अभी आपने ये चीज देख रखी है। तो अगर हम लोग इसको माइनस यहां रहने दें और N को अंदर लेके जाएं तो ये डेल्टा, और N5B हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बटे में क्या कर सकते हैं हम लोग? डेल्टा T। ओके बच्चों? अच्छा, अब माइनस को माइनस रहने दिया, डेल्टा को डेल्टा रहने दिया अब डियर, और N5B की जगह पे हमने Li रख दिया। तो ये देखिए हमने Li रख दिया, ठीक है, और बटे में क्या कर दिया हमने? ये कर दिया T। अच्छा, ये L तो एक नियतांक था, जाहिर सी बात है, तो इसको ना हम बाहर करते हैं, L को बाहर किया, और ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा I और डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक, और यहां हो गया हमारे पास एप्सिलॉन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। इसके बाद हम आते हैं यहां पर। अब ध्यान से समझे हमारी बात, ये माइनस नीचे गया तो वो माइनस के साथ एप्सिलॉन हो जाएगा, और इस पूरे को नीचे लेके आते हैं तो ये हमने डेल्टा I और डिवाइडेड बाई डेल्टा T कर दिया, और इसका पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा? L के बराबर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो यहां से एक और भी हमारे पास परिभाषा हो गई कि अगर धारा में परिवर्तन की दर, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अगर धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तो कुंडली में कुल वैद्युत वाहक बल का परिमाण क्या कहलाएगा? स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। ध्यान से समझिए मेरी बात, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यदि धारा में परिवर्तन की दर, धारा में परिवर्तन की दर क्या हो बच्चों? एकांक हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैं अर्थात करके लिख सकता हूं, अर्थात डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये धारा में परिवर्तन की दर है ना।
ये क्या हो गई, ये एकांक हो अर्थात 1 हो, और 1 एम्पियर प्रति सेकंड होगी बच्चों, सिर्फ एम्पियर नहीं लिख सकते, है ना। क्यों? क्योंकि आई का भी मात्रक लिखना पड़ेगा और सेकंड का भी, टाइम का भी लिखना पड़ेगा, सेकंड लिखना पड़ेगा, है ना। अगर एकांक हो तब जो मेरा एल होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तब ये बराबर होगा, तब के बाद चाहो तो ये लिख सकते हो, और चाहो तो ये परिभाषा बना सकते हो आप कि मैं इसको शॉर्ट में, देखो एक काम करता हूं, आप लोगों को लिखकर ही दे देता हूं, ठीक। इसको ले आया यहाँ और इसको दिया उड़ा, ठीक है, इसको उठाया और इसको यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया कि यदि, अगर ये हो तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तब जो वैद्युत वाहक बल का मान है, वैद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान या परिमाण भी बोल सकते हो, संख्यात्मक मान क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। बताइए क्या इसमें किसी को समस्या होगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। अब हम आते हैं वापस और फिर समझते हैं इसकी विमा क्या होगी। इसका मतलब हमारी हेडिंग होगी स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की विमा और मात्रक की विमा व मात्रक। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए यहां समझना शुरू करते हैं। आ गए? इसे किससे लिखते हैं? ध्यान से समझिए, इसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहले इसका मात्रक होता है हेनरी, मतलब एल का मात्रक क्या होता है, हेनरी। इसको हम लोग हेनरी लिखते हैं। ओके, अच्छा, या करके और भी मात्रक इसका हो सकता है। देखो अभी अभी हम लोग देखे थे कि भाई एल बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, आपको दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी अभी आपने देखा कि एल बराबर एन फाई बी और बटे में क्या हो गया, आई, बटे में क्या हो गया, आई हो गया। और फाई का मात्रक जो है, फाई बी का मात्रक है वो वेबर, और ये आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो मैं इसका जो मात्रक है ना वो लिख सकता हूं बच्चों क्या, वेबर और प्रति एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को? लिख सकता हूं मैं वेबर और प्रति एम्पियर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया कि या वेबर प्रति एम्पियर, ये भी इसका मात्रक हो सकता है। और भी मात्रक हो सकते हैं। देखो या अभी एक फॉर्मूला देखा था हमने कि एल बराबर अगर मैं वहां से देखूं तो एप्सिलॉन बटे में डेल्टा आई और डेल्टा टी। ठीक, तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन, ठीक, और डेल्टा आई और डेल्टा आई और बटे में डेल्टा टी। तो बटे में है ना, उसको ऊपर लिख देते हैं। अब मुझे बताओ एप्सिलॉन का मात्रक क्या लिखोगे, वोल्ट, क्योंकि वैद्युत वाहक बल है। और टी का क्या लिखोगे, सेकंड, है ना बच्चों, इसका क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे। और प्रति में क्या लगाओगे, एम्पियर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी समस्या होगी आपको, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा यार, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इसको तो यहां हमने कर दिया, ठीक। अच्छा ये क्या है, ये तो वैद्युत वाहक बल है, और ये क्या है, धारा। वैद्युत वाहक बल मतलब वही विभवांतर ही समझो, और विभवांतर बटे धारा ये होता है अनुपात आर, और ये बन गया डेल्टा टी, और इसका मात्रक ओम होता है। ध्यान से समझते जाओ, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो इसका मात्रक सर ने लिख दिया क्या, ओम, और डेल्टा टी इसका क्या लिख दिया, सेकंड। बताओ ये क्या मात्रक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, इसको सर ने लिख दिया आर लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा ओम और सेकंड। इस तरीके से देखो हेनरी भी हो सकता है, वेबर प्रति एम्पियर भी हो सकता है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी हो सकता है, ओम सेकंड भी हो सकता है। मतलब हम जितने चाहें उतने मात्रक बना सकते हैं, जो चाहे वो। एक मेन मात्रक हमारा हेनरी ही है। कई बार ये पूछे गए हैं मात्रक, इसलिए मैं बार बार इनकी बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ये सारी चीजें। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक। अच्छा अब आते हैं हम लोग वीमा समझते हैं कि भाई वीमा क्या होती है। देखो
अब हमें वीमा निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है भाई, L इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन, ठीक, और नीचे डेल्टा आई और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, सभी को बात पता है। तो एप्सिलॉन क्या है? वैद्युत वाहक बल। तो हमने लिख दिया कि वैद्युत वाहक बल की विमा, और टी गया ऊपर, ये टी गया कहाँ? ऊपर, इसका मतलब समय की विमा, और नीचे हमने लिख लिया किसकी? धारा की विमा। जहां पर वैद्युत वाहक बल की विमा निकालना हो वहां पर बस हम आप समझ लेना कि विभवांतर की विमा पूछ रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या होती है? समान ही। तो वैद्युत वाहक बल, इसकी विमा निकालते हैं। देखो V इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, W अपॉन Q। इस बिहाफ पर मैं लिख सकता हूं कि ऊपर लिख सकता हूं मैं कार्य की विमा। किसकी विमा? कार्य की विमा। अब मैं विमा नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे लिख रहा हूं, कार्य की विमा। और फिर उसके बाद यहां पे कर दिया हमने किसकी? समय की विमा। और नीचे किसका लिखेंगे भाई? कार्य, नीचे किसका लिखेंगे? आवेश की बीमा। और इसके समय, यहां नीचे क्या है? धारा, और ये हमने लिख दिया धारा की बीमा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? कोई समस्या नहीं। अब कार्य के लिए तुम्हें फॉर्मूला लिखते हो क्या? एम, भाई सॉरी, बीमा क्या लिखते हो? ml स्क्वायर टी माइनस 2। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बल गुणे विस्थापन से निकाल लेना, है ना। और आवेश क्या होता है? आवेश के लिए आप लिखते हो, देखो भाई, Q इज इक्वल टू होता है IT, या इसको स्मॉल भी बना सकते हो, ठीक है। आपको अगर लगता हो सर ने कैपिटल बनाना है तो स्मॉल बना लेना। अच्छा, इसका होता है IT, मतलब हम लिखेंगे AT। ओके बच्चों, ठीक। और समय के लिए हम क्या करते हैं? T लिखते हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा? T, ठीक। और इसके बाद धारा के लिए हम क्या लिखेंगे? A। अब मुझे बताइए, T से T तो गया खत्म भाई, हो गया खत्म। T से T क्या हो गया? खत्म। बचा मेरे पास क्या? M, L स्क्वायर T माइनस 2। और A और A 2 हो गया ना, नीचे ऊपर जाएगा तो A और माइनस 2। इस तरीके से हमारी इसकी वीमा आ गई। अगर आपको लगता हो कि नहीं समझ में आया हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप इनको पीछे जाके फिर से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े प्यार के साथ ये बात आपको समझ में आ जाएगी। मुझे बताइए जल्दी से, क्या यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे और अब समझेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या समझेंगे? किसी समतल कुंडली, किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये क्या होता है? इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व आखिर क्या होता है बच्चों, ठीक। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले समतल कुंडली क्या होती है। मान लो ये हमारे पास एक समतल कुंडली है, ओके। आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं तो बता देना, ठीक है। अच्छा, और इस कुंडली में हमने मान लिया कि ये भाई हमारी एक धारा जो है वो बह रही है, और इस धारा का मान क्या हो गया? I। ये पूरी समतल एक कुंडली बना दी गई। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता देना, ठीक। अब आपने चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी समतल कुंडली किसी समतल कुंडली में धारा बहने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की, अब ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर आपने पढ़ रखा है μ0 Ni, है ना, ये तो पढ़ रखा आपने, μ0 Ni। और N क्या है? N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या, μ0 Ni, और डिवाइडेड बाई 2R। ये R क्या है? ये इस कुंडली की त्रिज्या है, ठीक। आगे बात समझ में? अच्छा, परंतु हमने मान लिया कि भाई इसमें फ्लक्स क्या है? फ्लक्स φB बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं BA। क्या जानते हैं? BA। B की वैल्यू पुट कर देते हैं, μ0 Ni, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2R और इनटू में A, ठीक। लेकिन एक जगह पे हम क्या रख सकते हैं? इस कुंडली का क्षेत्रफल।
जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये फाइव बी हो गया, ध्यान से समझते जाना बच्चों। तो ये हमने क्या कर दिया फाइव बी, और ये हो गया हमारे पास म्यू ज़ीरो, एक आर से ये वाला आर कट गया, म्यू ज़ीरो पाई, म्यू ज़ीरो उसके बाद पाई, फिर एन बचेगा, म्यू ज़ीरो पाई और उसके बाद एन बचेगा, म्यू ज़ीरो पाई फिर एन और आई, और आर भी रहेगा, ठीक है, एन आई और एक आर भी रहेगा, और बटे में कितना बन गया बच्चों 2। मुझे बता दो यहां तक आप लोगों को कोई समस्या अगर हुई हो तो बता सकते हो, ठीक। फिर यहां लिखोगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि भाई L बराबर माइनस, आपको दिखा देते हैं, L बराबर एन फाइव बी बटे में आई, ठीक। एन फाइव बी बटे में आई, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी वैल्यू है इसकी, म्यू ज़ीरो पाई, उसके बाद एन और आई और आर, ये वैल्यू है फाइव बी की, और बटे में आई, ये आई से आई कट गया, लेकिन जब एन यहां पर देखा हमने तो 2 बार था, देखो ना यहां पे 2 बार है, एक बार और भी तो एन है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बचा क्या, एल बराबर बचेगा म्यू ज़ीरो पाई एन स्क्वायर और आर, यही हो जाएगा हमारा, और बटे में कुछ रह भी गया यार 2, ठीक। बस उठा के हमने किसकी वैल्यू रख दी है, इसकी वैल्यू रख दी है, और यही हो गया हमारा किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको लगा हो कि आपको नहीं समझ में आया है, वहां पे जाने के बाद आप फिर से पीछे जाना और रिकॉर्डेड देख लेना। वापस आते हैं, और ये है पूरा नोट्स, जो जो मैंने लिखा है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एक एक चीज़ यहाँ पे जितनी भी मैंने एक्सप्लेन की है सेम वैसे ही लिखी है, समतल कुंडली का स्वप्रेरण, ये सारी बातें लिखी हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक, और किसी लंबी प्रणालिका के कारण कितना स्वप्रेरकत्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।